हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम सुविध शरीयत अधिनियम 1937, यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट है, ठीक है ना, 1937 का। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें सारी जितने भी सेक्शन है उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये एक्ट कब का है? ये 1937 का है। यहाँ पे 7 अक्टूबर 1937 से चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह हुए थे जब से ये लागू होने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल विधि, ठीक है ना, शरीयत लागू करने को उपबंध करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। और उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लागू करने के लिए यहाँ पे उपबंध करना ये आवश्यक लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लागू किया गया है, ठीक है ना, मुस्लिम जो समुदाय है उनके लिए। तो यहाँ पर जो इसका पहली धारा है वो क्या कहती है? संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो सबसे पहले तो यहाँ संक्षिप्त नाम इसका क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी मुस्लिम स्वीविधि शरीयत अधिनियम 1937, ये 1937 का है। इसका विस्तार आप देखेंगे तो संपूर्ण भारत पे इसका विस्तार है, संपूर्ण भारत पे यह लागू है। अब जो धारा 2 वो क्या कहती है कि मुस्लिम को स्वी विधि का लागू होना, यानी जो मुसलमान है, मुसलमान भाई है, वहाँ पे उनके लिए यह विधि लाया गया था। तो यहाँ पे क्या है? निर्वसीयती उत्तराधिकार, स्त्रियों की विशेष संपत्ति जिसमें विरासत में मिली कोई ऐसी संपत्ति, विरासत में कोई संपत्ति मिली है, संविदा किया है, या फिर दान, या फिर स्वीय विधि के किसी अन्य उपबंध के अधीन प्राप्त स्वीय संपत्ति, स्वयं जो पर्सनल जो इनकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में, ठीक है ना। विवाह विवाह विघटन जिसमें तलाक, इला, जिहार, लियान, खुला, मुबारात आते हैं, ठीक है ना। भरण पोषण, मेहर, संरक्षकता, दान, न्यास, न्यास संपत्ति और वक्फ जो पूर्व या पूर्व संस्थाओं तथा पूर्व धार्मिक विन्यासों से भिन्न है, से संबंधित कृषि भूमि से संबंध प्रश्नों का सिवाय, ठीक है ना। कृषि भूमि से जो रिलेटेड जो प्रश्न है उनको छोड़कर ये सभी चीज़ें क्या है इसमें शामिल है। सभी प्रश्नों का तात्पर्य को किसी रूढ़ी प्रथा के होते हुए भी, या कोई कस्टम है, ठीक है ना, कोई रूढ़ी प्रथा है उसके होते हुए भी, ऐसे मामलों में जहाँ पक्षकार मुसलमान है वहाँ विनिश्चय करनिया मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह होगी, ठीक है ना, दान न्यास वगैरह हो गए, मेहर की राशि जो होती है उसके बारे में, तलाक के बारे में हो गया, ठीक है ना, खुला, मुबारात, भरण पोषण, इन सब के बारे में यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ, यहाँ पे शरीयत यहाँ पे लागू होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कृषि भूमि के प्रश्न जो होते हैं उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे चैरिटी में रहती है संस्थाओं द्वारा, ठीक है ना, धार्मिक विन्यासों द्वारा, उसको भी छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे किसी भी रूढ़ी प्रथा को होते हुए भी यहाँ पे जो मामले हैं ये किसके जो, यदि मान लीजिए इसमें पक्षकार मुसलमान है तो वहाँ पे इसका निश्चय कैसे किया जाएगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत के द्वारा यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे घोषणा करने की शक्ति, ठीक है। तो घोषणा करने की शक्ति क्या? कोई व्यक्ति जो विहित प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है, यानी जो एथोराइज पर्सन है उसका यह समाधान कर देता है कि वह कौन है, वह एक मुसलमान है और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 11 के अर्थ में संविदा करने के लिए सक्षम है। यानी यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लाना होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत यदि आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यानी संविदा करने के लिए सक्षम है और मुसलमान है और वह उस राज्य क्षेत्र का निवासी है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, यानी कि यह भारत के निवासी हैं, तब विहित प्रारूप में विहित प्राधिकार के समक्ष यह घोषणा फाइल करके यह घोषित कर सकेगा कि वह इस धारा के उपबंधों का फायदा उठाना चाहता है और उसके पश्चात उस घोषणाकर्ता को तथा उसकी सभी अवयस्क संतान और उनके वंशजों को धारा 2 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें प्रकटित मामलों के अतिरिक्त दत्तक ग्रहण, बिल या वसीयतें भी निर्दिष्ट की गई हो। यानी कि यहाँ पर इसको 3 चीज़ें साबित करनी होगी। पहला कि वह मुसलमान है, जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अर्थ में वो सक्षम हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना, माइंड से वो सक्षम होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वह भारत का निवासी होना चाहिए, तभी वह इस प्राधिकार के समक्ष घोषणा कर सकता है, ठीक है ना, कि इस धारा के उपबंध को फायदा उठाना चाहता है। उसके जो भी संतान है, अवयस्क संतान है,
ठीक है, उसके वंशज है, उसको ये उपधारा 2 लागू होंगे। ठीक है, चाहे उसमें अतिरिक्त दत्तक ग्रहण हो, बिल हो या फिर वसीयत भी उसके अंदर शामिल हो जाएगी। दूसरा चीज आता है आपके यहाँ पे कि जहाँ विहित प्राधिकारी उपधारा 1 के तहत घोषणा स्वीकार करने से इनकार कर देता है, यानी उपधारा 1 के तहत यह जो घोषणा की जा रही थी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा, मुसलमान के द्वारा, वह क्या है, इसको इनकार कर दिया जा रहा है। तो वहाँ पे उसके पास क्या रेमेडी बचती, तो वहाँ पे वह व्यक्ति जो घोषणा करना चाहता है, ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अब यहाँ पे राज्य सरकार क्या कर रही है, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इसको निमित्त नियत करते हैं कि अपील कर सकेगा। अब यहाँ पे राज्य सरकार क्या कर रही है, एक किसी ऐसे अथॉरिटी को अपॉइंट कर रही है जिस जहाँ पर अपील की जाएगी। ठीक है, भारत में यहाँ पे जो वो घोषणा करने वाला था, ठीक है ना, वो घोषणा क्या है, वो उसको इनकार कर दिया उस अथॉरिटी ने। तब वहाँ पे उसकी अपील कहाँ पे होगी, जिससे राज्य सरकार क्या है, साधारण विशेष आदेश द्वारा क्या करे, वो अपॉइंट करे किसी अथॉरिटी को। और यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी घोषणा करने का हकदार है, ठीक है ना, यदि डिक्लेरेशन कर सकता है, वो घोषणा घोषित कर सकता है, तो विहित प्राधिकारी को यह आदेश दे सकेगा कि उसकी घोषणा को स्वीकार कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे उस डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। ये क्या करे, जो जिस प्राधिकारी को अपॉइंट किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, वो क्या करेगा, जो अब विहित प्राधिकारी है उसको ऑर्डर देगा, ठीक है ना, आदेश देगा कि उसकी जो घोषणा है उसको क्या करे, स्वीकार कर ले, इनकार ना करे। अब यहाँ पे नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करते हैं। तो राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर एंड रूल मेकिंग की, ठीक है, विशिष्टता पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी मामलों में या उनमें से किसी के लिए बंद कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि किसके लिए नियम बना सकता है। तो वह प्राधिकारी जिसके समक्ष तथा वह प्रारूप जिसमें इस अधिनियम के अधीन घोषणाएं की जानी है, उसको यहाँ पे विहित कर सकता है, उसको यहाँ पे बना सकता है। प्राधिकारी जिसके समक्ष क्या हो रहा है, प्रारूप जिसमें वह अधिनियम घोषणाएं की जानी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको विहित कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन घोषणा करने के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति के निजी निवास स्थानों पर हाजिर होने के लिए दी जाने वाली फीस विहित करना, यानी कि जो घोषणा करने के लिए जो तथा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी व्यक्ति के निजी निवास में स्थानों हाजिर होने के लिए कोई ऐसी फीस है, तो उसको भी क्या कर सकता है, विहित कर सकता है। तथा वह समय जब ऐसी फीस संदाय होगी, वह ऐसी रीत जिससे फीस उद्घृत की, तो कौन कौन से मैनर्स यहाँ पे फीस वहाँ से वसूला जाएगा, उद्घृत किया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है ना, बना सकते हैं इसके लिए नियम। तीसरा, इस धारा के उपबंधों के दिन बनाए गए नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और प्रकाशन के पश्चात इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम के अधीन अधिनियमित किए गए हों। ठीक है ना, यहाँ पे जो नियम बनाए जाएंगे उसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि इस अधिनियम में ही उसको अधिनियमित किए गए थे। इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष, यानी कि जब राज्य सरकार ऐसा नियम बनाती है तो वहाँ पर राज्य विधानमंडल के समक्ष उसको रखा जाएगा, ठीक है ना, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद यहाँ पे इसमें लाया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा विवाह का विघटन, अब यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया, मुस्लिम विवाह विघटन 1929 द्वारा इसको रिपील कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे धारा 6 यहाँ पे क्या बता दिया गया, निशानी है रिपील से संबंधित यहाँ पर प्रावधान किए गए नीचे दिए हुए अधिनियमों विनियमों के निम्नलिखित उपबंध वहाँ तक निश्चित हो जाएंगे जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत, यानी कि जो यहाँ पे नियम बताए गए हैं, यदि उसमें क्या है, इस अधिनियम का कुछ असंगत है, इररिलेवेंट है इस अधिनियम से संबंधित, ठीक है ना, इस अधिनियम को कुछ जो एक्ट में है, जो रूल्स बनाए गए हैं, उसको क्या कर रहे हैं, काटते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ये असंगत हो जाएंगे, उस सीमा तक असंगत होंगे जहाँ सीमा तक शून्य हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे जहाँ तक कि वह इस अधिनियम से असंगत हैं। तो पहले यहाँ पे 1827 के बॉम्बे रेगुलेशन कोड की धारा 26, मद्रास सिविल कोर्ट्स अधिनियम 1873 की धारा 16, अवध विधि अधिनियम 1876 की धारा 3, पंजाब विधि अधिनियम 1872 की धारा 5, मध्य प्रांत विधि अधिनियम की धारा 5, अजमेर लॉज रेगुलेशन 1877 की धारा 4, ये सारी चीज़ें क्या है, ये असंगत थी, इसलिए इसको रिपीट कर दिया गया है। ठीक है,